आज हम आयतन यानी वॉल्यूम और धारिता यानी कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। क्या होती है, कहाँ इसका उपयोग होता है सरल भाषा में, और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के आयतन कैसे निकाले जाते हैं, क्या जरूरत है आयतन निकालने की, और इसकी इकाई क्या है, और आयतन या धारिता निकालते समय इकाई के बारे में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आयतन क्या होता है। आयतन ऐसी वस्तुओं का होता है जिसमें ऊंचाई भी शामिल होती है, यानी यूं कहें कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होती है, ठोस वस्तुओं का होता है। इसके अतिरिक्त जो स्थान घेरते हैं, द्रव का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो आयतन निकाला जाता है वो ठोस वस्तुओं की सहायता और उनकी सूत्र से ही निकाला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आयतन क्या होता है। यहाँ पर ठोस वस्तुएं हमने ले रखी हैं, विभिन्न तरीके की हैं ये, इनके अलग अलग नाम निश्चित कर लिए, उनकी सहायता से हम आयतन निकालते हैं। ऐसी और भी चीजें होती हैं, उनकी भी। यहाँ पर ये एक गोला है, और ये शंकु है, और ये घनाभ है, ये घन है। आगे हम देखेंगे कि सिलेंडर यानी कि बेलन होता है, हम उसका भी आयतन देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ परिचय की बात कर रहे हैं। आयतन होता क्या है। जितनी भी कोई वस्तु जगह घेरती है, या जितने पदार्थ पदार्थ से वो मिलकर बनी हुई है, जैसे ये गोला है, अगर इसे रखा जाए तो ये कितनी जगह घेर लेगा। पानी में डाला जाए तो कितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह घेरेगा उतना ही पानी हटा देगा। अगर गिलास पूरा भरा हुआ है, ये डाला जाए तो निश्चित रूप से उससे कुछ पानी निकलेगा। तो इस ये गोला जितनी जगह घेर लेगा गिलास के अंदर पानी में, उतना ही पानी बाहर आएगा। तो जितना आयतन है उतनी जगह घेरेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि जितनी जगह घेर रहा है ये हवा में या पानी या किसी द्रव में, उतना ही इसका आयतन है। तो कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है हवा में, यानी सिर्फ कागज पर नहीं, अगर कागज पे घेरती है तो वो तो होता है क्षेत्रफल, जैसे ये हुआ क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसने कागज पर जगह घेरने घेरने यानी समतल पर जगह घेरने के बाद भी हवा में भी जगह घेरी है, तब ये आयतन है। जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, लेकिन इसमें ऊंचाई का भी गुणा होता है। तो जो क्षेत्रफल है वो लंबाई चौड़ाई का गुणा है, तो दो विमाएं हैं इसमें। लेकिन आयतन में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, इनका गुणा होता है, या 3 बार लंबाई का गुणा होता है। इसलिए 3 विमाओं का होता है आयतन हमारा। अब हम देखते हैं कि आयतन की इकाई। अगर हम ये कहते हैं कि एक ये घनाभ है और एक ये घनाभ है, इनमें दोनों में आयतन किसका अधिक है, तब हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है, ये ज्यादा जगह घेरेगा, इसलिए आयतन इसका ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कितना ज्यादा है, तब हमें बताना पड़ेगा कि इतना है ज्यादा। तो हमें बताना पड़ता है, इकाई साथ में बतानी पड़ेगी, ये इतने मीटर है या घन सेंटीमीटर है या घन मीटर है, क्या है। तो इकाई की बहुत ज़रूरत है। अब इकाई की ज़रूरत है हमें नापने के लिए भी और अंतर पता करने के लिए भी। तो निश्चित रूप से हमें आयतन नापना पड़ेगा, यानी मापना पड़ेगा। और कैसे मापेंगे हम ये यहाँ देखेंगे। इकाई की बात करते हैं, तो जब क्षेत्रफल की हमने इकाई निकाली थी तो 2 बार गुणा हुआ था। 2 का मतलब वर्ग होता है।
2 बार गुणा होने का मतलब वर्ग हुआ है किसी का, और 3 बार गुणा हुआ है मतलब घन हुआ है, क्यूब हुआ है। तो यहाँ पर जो इकाई ये हुआ करती थी, जैसे लंबाई की इकाई मीटर ली, चौड़ाई की भी हमें मीटर लेनी पड़ती थी, तब जाकर के वर्ग मीटर आता था क्षेत्रफल। यहाँ पर भी यही नियम है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही इकाई में होनी चाहिए, तभी हमारा आयतन निकलेगा। यानी जो लंबाई 3 बार गुणा कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई कोई आकृतियां ऐसी हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा नहीं होता है, लेकिन उनमें भी आयतन के लिए 3 बार लंबाई का गुणा जरूर होगा, चाहे वो उसकी त्रिज्या हो या फिर ऊंचाई और त्रिज्या हो, 2 बार त्रिज्या और 1 बार ऊंचाई, लेकिन 3 बार लंबाई का गुणा होगा। तो वो 3 बार जो लंबाई का गुणा हो रहा है वो एक ही इकाई में होना चाहिए, यानी मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही तीनों होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक ही इकाई में बदल के तभी आयतन मिल पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम अपनी आकृतियों के बारे में जानेंगे, आकृतियों के नाम और उनकी जो विमाएं हैं, जो आयतन निकालने में विमाएं प्रयोग की जाएंगी उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं घनाभ और घन। इसमें 3 विमाओं की जरूरत है। ये हमारी चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, यहाँ से ये ऊंचाई, और ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है। अब लंबाई यहाँ पर भी है, बराबर ही होती है यहाँ। तो ऐसी ठोस आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 90 डिग्री पर हो, जैसे ये भी 90 डिग्री है, इसके साथ जब ये लंबाई जाएगी वो भी 90 डिग्री होगी, तो उसे हम घनाभ कहते हैं। और साथ में बात ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कम एक अलग जरूर हो, तब वो घनाभ है। अगर तीनों बराबर है तो घन है, अगर ऐसा नहीं है तो घनाभ है। ये अगर 90-90 डिग्री पे झुकी हुई हैं। तो फिलहाल ये घनाभ हुआ हमारा। अब इसमें सब बराबर हैं, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी और लंबाई भी, और ये तीनों 90-90 डिग्री पे हैं। ये 3 विमाओं की आकृति है, इसलिए चित्र में स्पष्ट नजर नहीं आ रही। इतना संभव हो सका है उतना हमने किया है। यहाँ पर देख सकते हैं घुमा करके, ये 3 विमाओं की आकृति है, ठोस है ये आकृति। तो इस तरीके की आकृति हमारे पास ये डस्टर हो सकता है, घनाभ है। अगर बेलन के रूप में देखें तो ये क्रेयॉन्स का डिब्बा है, तो ये भी जगह घेरता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरीके से हमने जब रखा तो इसकी तली ने कागज पर कुछ जगह घेरी है। तो ये इसके क्षेत्रफल हुआ आधार का, ये आधार है जिसके हमने यहाँ रखा है। तो ये कागज पर, समतल पर जो जगह घेरी है इसकी तली ने, वो है हमारा क्षेत्रफल आधार का, और बाकी ये ऊंचाई है। तो जो भी ठोस आकृतियां हैं उनमें ऊंचाई अवश्य होगी कुछ ना कुछ, इसलिए हमें जो है मतलब ऊंचाई की जरूरत पड़ती है आयतन में। भले ही लंबाई के रूप में 3 बार इसे, 3 में से कम 1 बार गुणा किया गया हो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं घन घनाभ, देख लिया। घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर नहीं होती हैं, जबकि घन में ऐसा ही होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी देखें सब बराबर हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर जो टोपी जैसी रखी हुई है, ठोस है ये, और इसे हम कहते हैं शंख। इसकी खूबी ये है कि इसका जो आधार होता है ये वाला गोल है, और
उसका ये जो सिरा होता है बिल्कुल इस तरीके से नुकीला होता है, तो हम इसको शंकु कहते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका भी हमें आयतन निकालना होता है। इसके बाद ये आता है गोला, इसे घुमाएं तो एक जैसा ही ये घूमता है। तो इसकी केवल त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, उसी को 3 बार गुणा करके 4/3 या किसी भी सूत्र से जो भी होता है उसके हिसाब से हम आयतन निकाल सकते हैं, यानी कितनी जगह घेर रहा है हम ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने देखा यहाँ पर किस तरीके हमने आयतन यहाँ पे के बारे में जाना है। अब हम आगे घनाभ और घन का आयतन निकालना सीखेंगे।